तरह जुल्म सहते रहे, इसी तरह अपनी बेटियां लुटवाते रहे, इसी तरह संविधान फटवाते रहे, इसी तरह महात्मा गांधी की बेइज्जती करवाते रहे, इसी तरह भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती करवाते रहे, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस भारत को बचा लो, ये जिम्मेदारी आपकी है। तमाम आरोपियों को, उन तमाम मुजरिमों को झंडे में और तिरंगे में निकाल रहे थे। सेम यही केस यहां पर हो रहा है कि सारे के सारे चवन्नी चोर जितने बीजेपी के नेता हैं, डकैत हैं, रेपिस्ट हैं, ये तमाम रेपिस्टों के फेवर में उतरकर आ गए हैं। आपको शायद मालूम ना हो, मैं आपको बताती चलूं, हाथरस जहां पर इस लड़की का गांव था, वाल्मीकि समाज जहां पर रहता है ये, जहां मनीषा वाल्मीकि रहा करती थी, उसके गांव के बराबर में 12 गांव कम से कम इनके उच्च कोटि वालों के हैं। और इन्होंने पूरी की पूरी पंचायत बुलाकर ये कह रखा है कि खबरदार कोई मनीषा के घर आ ना पाए, ना मीडिया आने पाए, ना कोई बाहर से लोग आने पाए, हम उसके घर जाने नहीं देंगे। और बाहर न्यूज़ सर्कुलेट कर रहे हैं, भाई हम तो इनको अछूत समझते हैं, हम तो इनकी गिलास का पानी भी नहीं पीते, दलितों का, बहुजनों का, तो हम इनकी लड़की को कैसे लूट लेंगे। तो इन हराम खोरों को मैं कहना चाहती हूँ, मैं बोलूंगी, आज बोलूंगी मैं इनको, इन हराम खोरों को मैं कहना चाहती हूँ, वो जमाना याद करो जब तुम ब्रेस्ट टैक्स लगाया करते थे उच्च कोटि के लोग। इन्हीं ब्राह्मणों, यही ब्राह्मण इन्हीं दलितों पर, वाल्मीकियों पर, इनकी औरतों पर टैक्स लगाते थे कि अगर ये कपड़े पूरे पहन लेती थी तो टैक्स लगाते थे। लड़कियों को, ये औरतों को, उनकी बीवियों को, उनकी माओ को अय्याशी का सामान समझते थे। शायद इनको पता नहीं, हिस्ट्री इन्होंने पता नहीं, इनको पता नहीं, इन्होंने पढ़ी नहीं है। ये रहा, दलितों पे बहुत अत्याचार हुआ है, हर जमाने में हुआ है। वो तो भीमराव अंबेडकर जब से आए 70 साल से इन पर जुल्म कुछ कम हुआ था, कुछ कम हुआ था। ये छूत नहीं माने जा रहे थे, वैसे इनको समझते हैं सब छूत। एजुकेशन में इनका थोड़ा रोल बढ़ा था, इनकी बेटियां पढ़ने लगी थी, थोड़ा ये लोग आगे आया था ये समाज। लेकिन क्या होता था इनके साथ, इनकी बेटियों को लूटा जाता था। और अभी भी आरएसएस का एक रूल है जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण, उच्च कोटि के लोग अगर किसी भी दलित बहुजन की लड़की को उठाते हैं, रेप करते हैं, तो वो गुनाह नहीं माना जाएगा, ना उस पर कोई एफआईआर होगी, ना कोई कंप्लेन होगी। और यही अब हाथरस के बावले जाहिल व्हाट्सएप एजेंडा से पढ़े हुए जो उच्च कोटि के 12 गांव है, वो बोल रहे हैं हम तो दलितों के यहाँ का पानी भी नहीं पीते, हम कैसे इसका रेप कर देंगे। लड़की मरने से पहले कह रही है, सही कह रही है, बिल्कुल बोल रही है, पूरे होशो हवास में बोल रही है कि मेरा रेप हुआ, मेरे साथ ये हुआ। उसकी फैमिली बोल रही, उसका भाई बोल रहा, उसका पूरा खानदान बोल रहा। लेकिन हमारी पुलिस, हमारा यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं कुछ नहीं हुआ, ये बावली है, जाहिल है ये। तो कब होगा फिर इंसाफ, किस तरह इंसाफ देंगे भाई। अब तो जो भी रेप करके कर देगा वो यही कहेगा नहीं भाई हमने रेप नहीं करा। अब उच्च कोटि के लोग रेप करेंगे धड़ाधड़। और आप ये भी सोच रहे होंगे, बड़े हैरान होंगे, बड़े परेशान होंगे आप लोग ये सोच के कि भाई रेप करा तो करा, जबान क्यों काटी, गर्दन क्यों तोड़ी, रीढ़ की हड्डी क्यों तोड़ी, घुटने क्यों तोड़े। आपके दिमाग में, सबके दिमाग में ये सवाल 101% गर्दिश कर रहा होगा। तो मैं आपको उसका जवाब बताती हूँ। ये आपको डराया जा रहा है, ये दलित समाज को डराया जा रहा है, ये बहुजन समाज को डराया जा रहा है कि देखो अगर तुम उड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पर काट दिए जाएंगे, तुम्हारी परवाज रोक दी जाएगी, तुम्हें जमीन पर लाकर पटक दिया जाएगा। और आपकी परवाज कौन होता है, आपकी परवाज कौन होता है, आपकी परवाज, आपकी बेटियां आपकी परवाज होती हैं, आपकी बहनें आपकी परवाज होती हैं, आपकी माएँ आपकी परवाज होती हैं। जब आपकी माएँ, बहनें, बेटियां इसी तरह लूटी जाएंगी, मारी जाएंगी, घुटने तोड़े जाएंगे, गर्दनें तोड़ी जाएंगी, तो ये आपको डराना चाहते ताकि आप हुकूमत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ही ना कर सकें। और कमाल की बात यह है, अभी मनीषा वाल्मीकि का केस ठंडा भी नहीं पड़ा, अभी ठंडा भी नहीं पड़ा, 3 और इससे बड़े बड़े केस आ गए। बलरामपुर में 14 साल की लड़की के हाथ पैर तोड़ दिए, मुंह तोड़ दिया, सब तोड़ दिया, आंखें फोड़ दी। आजमगढ़ में भी इससे भी ज्यादा बर्बरता से हुआ। बुलंदशहर आप जानते होंगे, दिल्ली से मात्र 1.5 घंटे की दूरी पे एक बुलंदशहर आता है, वहां पर भी एक नाबालिग के साथ बहुत बर्बरता से रेप हुआ। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई जब ये रेप होते हैं, ये स्कैंडल होते हैं, तो हाईलाइट कैसे होते हैं।
इनको हाईलाइट भी यही लोग करते हैं ताकि समाज में अराजकता फैलाई जा सके, आपको डराया जा सके, आप सिंगल आवाज उठाते हुए डरें। और दूसरा फैक्ट मैंने आपको बताया था कि मनीषा वाल्मीकि को इशू क्यों बनाया गया, क्योंकि किसान मूवमेंट बहुत तेजी से चल रहा था पूरे भारत में। इस वक्त किसान 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 नजर आ रहा था, जहां देखो किसान, जिस चैनल पे देखो किसान। मैं तवायफ मीडिया की बात नहीं कर रही जनाब, मैं तवायफ मीडिया की बात नहीं कर रही, मैं स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रही, मैं दलाल मीडिया की बात नहीं कर रही, मैं हरामखोर मीडिया की बात नहीं कर रही। मैं सैल्यूट करती हूँ उन यूट्यूबर की जिसको मैं मीडिया कहती हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ज़्यादातर यूट्यूबर पर मनीषा वाल्मीकि चल रही थी, उससे पहले किसान चल रहे थे। तो किसानों की मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए मनीषा वाल्मीकि को लाया गया, उसको चुग्गा बनाया गया ताकि तमाम किसानों की तरफ से दिमाग हट जाए और आप मनीषा वाल्मीकि करना शुरू कर दें। एक तो ये वजह थी, दूसरा ये वजह थी कि आपको डराने की पूरी तैयारी थी और आप कहीं ना कहीं शायद डर भी गए हैं, कहीं ना कहीं डर भी गए हैं कि अपनी अपनी बेटियों को लेके आप डर भी गए कि देखा हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो हमारे साथ ये होगा। और आपने जैसे देखा कल हाथरस में उसके घर नहीं जाने दिया जा रहा था, पुलिस वाले कम से कम हजारों की तादाद में थे और कह रहे थे ऊपर से ऑर्डर है, डीएम का ऑर्डर है, और ऑर्डर नहीं दिखा रहे थे, ऑर्डर नहीं दिखा रहे थे। वहां पर कोई निधि थी, कोई निधि ऑफिसर थी, वो लगातार यूट्यूबर से बदतमीजी कर रही थी लेकिन ऑर्डर नहीं दिखा रही थी। तो सवाल ये बनता है, ये जो सारी नरभक्षी औरतें हैं, क्या इनकी बेटियां नहीं हैं? क्या इनके घरों में माँ बहनें नहीं हैं? जैसे वो हमारी स्मृति ईरानी, बड़ा दर्द आता था प्यास का, साड़ी उठा उठा के डांस करती थी, बड़ा दर्द आता था सिलेंडर का, इसको क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बड़ा ड्रामे करती थी, यहाँ पे धरना, वहाँ पे धरना, वहाँ पे धरना। जब अपोजिशन में थी कहाँ मर गई। इवन अभी हथनी, अभी केरला में हथनी मरी थी, तब भी इसको लेबर पेन होने शुरू हो गए थे स्मृति ईरानी को। लेकिन जब लड़कियों के रेप होते हैं इसकी गैरत नहीं जागती। हद से ज्यादा बेशरम औरत है। शर्म भी कैसे आएगी भाई? शर्म तो औरत में आती है, डायनों में शर्म नहीं होती। तो ये औरतें नहीं, ये डायन है, डायन। जिसको समाज का दर्द नजर ना आए, जो माँ नहीं है, माँ होती है, वो तेरी मेरी नहीं होती। अगर मैं माँ हूँ तो तमाम भारतीय बच्चे मेरी औलाद की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो दलित समाज से हों, चाहे वो सरदार समाज से हों, चाहे वो किसी भी समाज से हों, वो मेरी औलाद हैं क्योंकि मैं एक माँ हूँ। अगर ये सच में माँ होती और ये माँ जैसी हरकतें करती तो इसको दर्द आता मनीषा वाल्मीकि का, इसको दर्द आता वो दिल्ली में जो अभी रेप हुआ था 2 महीने पहले, कैंची से गोदा गया था, इसको दर्द आता कठुआ कांड का, जहां 8 साल की बेटी को कश्मीर में इन बीजेपी वालों ने 7-8 दिन तक इंजेक्शन लगा के जिंदा रखा था नशे का, और लगातार उसका मंदिर के अंदर रेप करा था, एक मंदिर के अंदर रेप करा था। इसको दर्द नहीं आया। इसको दर्द आता अभी जो 3 यूपी में दर्दनाक तरह से रेप हुए, नहीं दर्द आया। जाहिल औरत दिमाग डाइवर्ट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कह रही है कि राहुल जी, प्रियंका जी इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हाथरस जा रहे हैं, उनको राजस्थान पे बोलना चाहिए। तो जाहिल औरत, तू अपोजिशन है राजस्थान में, तू राजस्थान में जाके बोल ले। ये यूपी में है, ये यूपी जा रहे हैं, तू वहां चली जा। तुझे रोका है किसी ने? जा तू भी राजस्थान पे जाके अपनी रोटियां सेक ले। कहां मरी पड़ी है वो हमारी हेमा मालिनी जी? कहां है? और कहां है वो सुरक्षा गार्ड हमारी, जिनको सुरक्षा गार्ड मिल रहा था? कंगना, मॉडर्न तवायफ, कहां है तू? अब तुझे नजर नहीं आ रहा? नेपोटिज्म की मिसाल देखनी हो तो तू देख, क्योंकि योगी जी के खानदान वाले थे। और तू भी तो कहती है कि नेपोटिज्म वो होता है जहां भैया बंधुवाद होता है, तो ठाकुरों ने करा है। अब तेरी जबान पे कौन सा वाला बॉन्ड लग गया? एल्फी पी के पड़ी हुई है टुन? कौन सा सस्ता नशा करा है? कौन सी अफीम खाकर पड़ी हुई है तू? कौन सी गुफा में पड़ी हुई है तू? किस बाबा को खुश कर रही है तू? किसके अंगना में तेरे मुजरे चल रहे हैं? कंगना बता, तुझे दर्द नहीं आया? तूने सिंगल आवाज नहीं निकाली हाथरस की मनीषा के लिए? तू औरत नहीं है क्या? कोई दूसरी वाली चीज है? तो ये ड्रामेबाजी चल रही है, ये हरामीपन चल रहा है इस वक्त। फिर कहते हैं अहमद रिजवी आप गालियां देती हैं। गालियां देंगे, जब गुस्सा आएगा, जब यहां लगेगी तो गालियां भी निकलेंगी गालियां।
हरामी का मतलब होता है जो इलीगल औलाद हो, और जो जायज़ औलादें होती हैं वो माफ़ कीजिए इस तरह की हरकत नहीं करते। हराम खोर का मतलब होता है जो इलीगल खाना खाए, तो जो जायज़ खाना खाएगा वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। ये सारी की सारी नाजायज़ औलादें हैं। ये सारी जो हरकतें कर रहे हैं आरएसएस वाले, सारी नाजायज औलादे हैं। इनको हम इज्जत दें। इनको अगर हम दल्ला कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हो, इनको दल्ले और पिल्ले, दल्ले दलाल की जमा होती है, पिल्ले जानवरों के होते हैं, कुत्ते का पिल्ला, बकरी का पिल्ला, यही होता है। इनको नहीं कहते इनके बच्चे। तो ये जानवर है, जानवर। जानवरों को हम इज्जत नहीं देंगे। ये हमारी बेटियों को नोच दें, उनको फाड़ दें, उनको काट नहीं, इन पे कोई जुल्म नहीं हुआ। हमारी बेटियों को अंतिम यात्रा निकालने ना दे, पेट्रोल डाल के फूंक दे फिर के नहीं, कोई जुल्म नहीं हुआ। जुल्म शुरू हो चुका है, भारत में जुल्म शुरू हो चुका है। जागने की जरूरत है आपको, नहीं तो चुन चुन के हर घर में मनीषा वाल्मीकि उठाई जाएगी, उठाई जाएगी। ये मुट्ठी भर लोग हैं, क्या टेरर मचा रखा है। हिंदुस्तान का बलात्कार, लड़कियों का बलात्कार, संविधान का बलात्कार, ये हमारी रेपुटेशन का बलात्कार। कितने बलात्कार और करोगे तुम भाजपाइयों, कितने बलात्कार करोगे तुम। आपको मैं पहले से बताती चली आ रही हूं कि भारत में जो बीजेपी के अंदर 40% लोग रेपिस्ट और क्रिमिनल हैं। चिन्मयानंद याद होगा बीजेपी का, सेंगर याद होगा बीजेपी का। ये बड़े बड़े वो नाम हैं जो पक्के वाले रेपिस्ट हैं। और क्या करा था इन्होंने, पूरे पूरे खानदान तबाह कर दिए। इन पे सिंगल कार्रवाई नहीं हुई, क्लीन चिट। और बदनाम कौन, वाल्मीकि बदनाम और मुसलमान बदनाम। इनको पता है मुसलमान थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, तो इसलिए इनको जिहादी आतंकवादी बता दो। और दलित तो इनकी हमेशा से पैर की जूती रहे हैं। अरे दलित को तो इन्होंने पालतू कुत्ते से भी ज़्यादा घटिया समझा, गली के आवारा कुत्ते से भी ज़्यादा घटिया समझा। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है दलित समाज, तुम्हें आवारा कुत्ते से भी ज़्यादा घटिया और समझते हैं ये लोग। जब दिल चाहे तुम्हें लूट लें, जब दिल चाहे तुम्हारी मॉब लिंचिंग कर दें, क्योंकि इनको पता है कोई इनका साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता तुम्हारे। और तुम भी एक नहीं हो। कौन सी पार्टी तुम्हारे लिए काम कर रही। इलेक्शन के वक्त आते हैं और अपनी रोटियां चमका के चले जाते हैं। बहन मायावती जी इतनी रेपुटेटेड औरत हैं और बीजेपी में हैं, अब तो बीजेपी को सपोर्ट कर दी है। उन्होंने क्या कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ मिलेगा। यानी यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रही हमारी मायावती जी अगर ये बयान दे रही हैं तो ये आपके ऊपर चोट है कि वो चाहें तो आपको इंसाफ दिलवा सकती हैं। इतनी जबरदस्त पावरफुल लेडी हैं और वो कह रही हैं। और जबकि अब वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं तो वो ट्वीट कर रही हैं कि मुझे उम्मीद नहीं है कि मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ मिलेगा। ये कह के वो आप वाल्मीकि समाज का, आप बहुजन समाज का मनोबल नीचे गिरा रही हैं। वो ये कहना चाहती हैं कि भाई तुम चुप होकर बैठ जाओ, तुम्हें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो बहन मायावती जी, ऐमन रिजवी आपसे सवाल करती है और उन तमाम लोगों का सवाल आप तक पहुंचाने चाहती है कि फिर आपने बीजेपी को सपोर्ट क्यों करा, आपने क्यों कहा कि आप बीजेपी के साथ हैं। आप अपने समाज के साथ नहीं हैं, आप वाल्मीकियों के साथ नहीं हैं। अरे आप तो खुद दलित समाज से बताती हैं कि आप दलित समाज से हैं। आप तो काशीराम करती थी, आप तो भीमराव अंबेडकर करती थी। तो फिर क्या वजह है कि 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद आप कह रही हैं कि मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, मैं आपसे पूछती हूँ भाई क्यों नहीं मिलेगा। क्यों हमारा संविधान कमजोर है, हमें संविधान पे यकीन नहीं है क्या, तो क्यों नहीं मिलेगा। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि मनीषा वाल्मीकि का जो रेप हुआ है और इस वक्त भारत में सन 2016 के बाद जो रेप चल रहे हैं, मॉब लिंचिंग चल रही है और ये ड्रामे चल रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जो आप सबको समझनी होगी। ये लोग ये चाहते हैं कि देखो संविधान कमजोर है, देखो, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना हमें कानून पे भरोसा नहीं है, हमारा उठ गया भरोसा। तो ये आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो ये संविधान कमजोर है, मजबूत नहीं है, जब भी तुम्हारी बेटियां सेफ नहीं है। और ये संविधान तुम्हारे अपने भीमराव अंबेडकर देकर गए थे जो दलित समाज से थे, इसलिए ये संविधान कमजोर है, हमें बदलने दो। ये सारी तैयारी उसकी है। मेरे बहुजन समाज जागो, समझो, ये पॉलिसी से समझो, इनकी पॉलिसी समझो कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए जुल्म कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। एक के बाद एक से एक खतरनाक रेप निकाल कर ला रहे हैं।
ताकि ये कहें कि संविधान कमज़ोर है, हमें बदलने दो, हमें बदलने दो उस संविधान को, और ये संविधान बदल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको सोचनी होंगी और इस पर अमल करना होगा। मनीषा वाल्मीकि की जो तहरीक आपने निकाली है, खुदारा उसको मरने मत देना, मरने मत देना, मर जाना लेकिन मरने मत देना, क्योंकि वो भी किसी की बेटी थी, वो आपकी बेटी थी, वो भारत की बेटी थी, वो दलित समाज की बेटी थी, वो भारत में जितने समाज हैं, जितनी कम्युनिटी हैं, उनकी बेटी थी। क्योंकि जनाब बेटियां सबकी साझा होती हैं, बेटी तेरी मेरी नहीं होती, बेटी हमारी होती हैं, बेटियां हमारी होती हैं, और सब बेटियों की इज्जत हमारी इज्जत होती है। जैसे आपकी बेटी की इज्जत है वैसे ही मेरी बेटी की इज्जत है। तमाम कम्युनिटी की बेटियों की इज्जत बराबर होती है। ये नहीं होता कि मुसलमान की है तो कुछ और इज्जत, दलित की है तो कोई और इज्जत। तमाम लोगों की बेटियां जितनी भी हैं सबकी बराबर इज्जत होती है। ये वाली बात आपको सोचनी समझनी पड़ेगी और इस मूवमेंट को आगे ले जाना होगा। और मैं तमाम उन यूट्यूबर्स की थैंकफुल हूँ जो इसको इतना दिल से कवर कर रहे हैं और मनीषा के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, कभी हाथरस, कभी जंतर मंतर, कभी हाईवे, कभी इधर कभी उधर। तो आप इस मूवमेंट को मरने मत देना। तो अब मैं आ जाती हूँ चाइना की तरफ। जैसे आप चाइना को जानते हैं कि अब आप भूले पड़े हैं, क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं, हम सब चाइना को भूले पड़े हैं। और मैं, अगर आप मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं या फेसबुक पे भी सुनते हैं, मैं लगातार आपसे मई से अपडेट दे रही हूँ कि चाइना हमारे अंदर घुस चुका है, कब्जा कर रहा है। और चाइना हमारे अंदर कब से घुस रहा था? जब दुनिया में कोरोना वायरस का ड्रामा चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस चाइना ने फैलाया है। उस वक्त चाइना निमट के उस कोरोना से हमारे भारत की सरहदों पे घुसा पड़ा था। उसने लद्दाख पे कब्जा करा, फिंगर 8, 7, 6, 5, 4, 2 पे करा, और अरुणाचल प्रदेश में घुस गया। और हमारा मीडिया, ये जो हमारा तवायफ मीडिया है, इसके मुजरे भाई तमाम के तमाम बीजेपी के हेड ऑफिस में चलते रहे। ये क्या दिखाता रहा? पाकिस्तान से गर्म हवाओं का आतंकवादी हमला। ये क्या दिखाता रहा? पाकिस्तान से टिड्डी दल का हमला। यानी ये तो टोटल दिमाग डाइवर्ट आपका पाकिस्तान की तरफ करता रहा, ताकि आप पाकिस्तान में उलझे रहें और ये चाइना को कवर ना कर पाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनको पता ना हो। और जैसा कि आप जानते हैं 5 महीने से चाइना घुसा हुआ। 2 महीने पहले इन लोगों ने, यहाँ की आर्मी ने भी कबूल लिया है कि चाइना हमारे में घुसा हुआ है, और हम बता चुके, हम गवर्नमेंट को बता चुके, लेकिन ये हमारी सुन नहीं रही। जैसे आपको पता है 20 फौजी हमारे शहीद हुए थे, लेकिन हमारे भक्तों के भगवान ने नहीं कबूला था। उन्होंने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, हमारी 1 इंच ज़मीन नहीं गई, यही बोला था। और इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर करा था और दिखाया था, और चाइना ने उसका फ़ायदा उठाया था और सारी दुनिया को दिखाया था कि देखो भाई हम क्यों इनके यहाँ घुसते। यहाँ का प्रधानमंत्री पूरे होशो हवास में लिखा हुआ पड़ रहा है। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब, वो कहते रहे कि नहीं, चाइना हमारे अंदर घुस गया है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी ज़मीन कब्जा ली है। ये हमारे राजनाथ साहब कहते रहे, जिनको मैं शुरू से पसंद करती हूँ और कहती चली आ रही हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री अगर होते तो वही होते, राजनाथ साहब होते। राजनाथ साहब को मैं शुरू से आइडलाइज करती हूँ कि वाकई वो एक ग्रेट बंदे हैं। उनकी जो पोजीशन थी उनको नहीं मिली, उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए था भारत का, तो उनको बना दिया, डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, और सारे घपर गोट करके, ताकि सारा इल्ज़ाम उनके मत्थे मंड दिया जाए। तो राजनाथ साहब कहते रहे कि हमारी चौकियां गिर गई हैं, हमारे पे चाइना आ गया, लेकिन इन लोगों ने यकीन नहीं करा और मीडिया हमें उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन दिखाता रहा। हमने धकेला, हमने खदेड़ा, जबकि चाइना को 1 इंच नहीं धकेला, चाइना उल्टा हमारे अंदर आता चला गया। और अब मैं आपको और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात बताने वाली हूँ कि चाइना ने जितनी ज़मीन पर कब्जा करा था, वहाँ बिल्डिंगें बना दी उसने। 5 महीने में बिल्डिंगें बनाकर तैयार कर दी हैं उसने, और वहाँ अपनी फ़ौज को बसा दिया है कि जब सर्दी होगी तो फौज उसकी वहाँ होगी। पक्की पक्की इमारतें बन गई हैं। तो जनाब कोई इमारत एक दिन में नहीं बनती, कम से कम 3-4 महीने लगते हैं, और 3-4 महीने से वो वही इमारतें बना रहे थे। और हमारा मीडिया, हमारी भारतीय सरकार जो कहती थी मैं चाय वाला हूँ, चौकीदार हूँ, कैसा चौकीदार था कि हमारा भारत लुट गया, वहाँ बिल्डिंगें बना ली चाइना ने। लेकिन इसको नज़र नहीं आया, स्ट्रीम मीडिया ने आपको नहीं दिखाया, और अभी भी देश के अंदर अराजकता फैलाई जा रही है। ऐसे ऐसे बिल जान के पास करे जा रहे हैं ताकि आपका दिमाग सरहद की तरफ ना जाए। वही बात है भाई, अगर आप बेसकून होंगे तो आपको परवाह नहीं है,
आप तो अपने ही अंदर पड़े रहेंगे, हमें सुकून नहीं होगा। और अगर आप पुरसकून होंगे, हुकूमत हमें खुश रखेगी, हमें खाना देगी, हमें जॉब देगी, तो हमारा खाली दिमाग होगा, भारत से आगे भी जाएगा, बाहर की भी सोचेगा। हम चाइना को भी देखेंगे, हम पाकिस्तान को भी देखेंगे, हम अमेरिका को भी देखेंगे। लेकिन जब ये हमारे ही अंदर इतनी टेंशन नहीं दे देंगे, हमारा ही घर में घुस के सुकून गारत करेंगे, हमारी ही बेटियों को लूटना शुरू करेंगे, हमारे ही किसान भाइयों के साथ ही जुल्म कर देंगे, तो हम कहाँ ध्यान देंगे? हमें चाइना जापान बाद में नज़र आएगा, हमें सिर्फ अपना घर नज़र आएगा, हमें किसान नज़र आएगा, हमें अपनी बेटियां नज़र आएंगी। जैसे आपने देखा किसानों पे कितना जुल्म हुआ, फर्जी बिल पास करवा लिया, फर्जी दादागिरी से टोटल मीडिया वहाँ पर हटा दिया गया, टोटल कैमरे बंद कर दिए गए और फर्जी बिल पास करा दिया। किसानों के फेवर में नहीं था, जो कि सारा का सारा इन्होंने अंबानी और अदानी को, जितने इनके चाटुकार हैं, उनको अमीर करने के लिए किसानों पे जुल्म कर दिया। और जब किसान सड़क पर आया और ये मूवमेंट कामयाब हो गई, आपको याद होगा, भारत का इतिहास उठाकर देखें, किसानों को कभी देखा है, पूरे भारत के किसानों को कभी सड़क पर उतरते हुए देखा है? उन्हें परवाह नहीं होती, वो नहीं उतरते सड़कों पर, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। जब तुमने उन पे जुल्म करा होगा, उनको बर्बाद करा होगा, जब भी बिलबिला के किसान सड़कों पर आए होंगे। इतने पागल वो भी नहीं है। अरे अन्नदाता कहते हो तुम उनको, अन्नदाता के साथ तुमने ये करा। और किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं किसान और देश की रक्षा कर रहे जवान। हमारे जवान और हमारे किसान हमारी पहचान है, हमारा गुरूर हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। अगर देश की सरहदों से जवान हटा दो तो देश बर्बाद हो जाए, तमाम दुनिया आपको गिद्धों की तरह नोच कर खा जाए। और अगर देश के अंदर से किसान पे जुल्म कर दो तो देशवासी भूखे मर जाएं। और ये सरकार यही करना चाहती है ताकि आप भूख से मर जाएं। ये तो सारा जमा करके बैठे हुए हैं, अंबानी अदानी को खूब खिला रहे हैं। तो ये आपको बर्बाद करने के लिए सारा का सारा ड्रामा करा जा रहा है और आप देख रहे हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं है। अब मैं आपको तमाम भगोड़े, जितने बड़े बड़े भगोड़े हैं, जितने बड़े बड़े देशद्रोही हैं, उनको बताऊंगी। वो टोटल के टोटल गुजराती हैं। ठग ऑफ गुजरात, ठग ऑफ गुजरात मूवी बननी चाहिए तो इस पे बनाओ, ठग ऑफ गुजरात। गुजरात के ठग और लुटेरे। जैसे आप देखिए, विजय माल्या कौन था? विजय माल्या लूटकर भारत को फुर्र, कौन था? गुजराती। ललित मोदी देश को लूट के फुर्र, कौन था? गुजराती। संजय भंडारी कौन था? गुजराती, भगोड़ा भाग गया। जतिन मेहता कौन था? गुजराती, फुर्र, भाग गया या भगाया गया। मेहुल भाई फुर्र, कौन है? गुजराती। चौकसी कौन है? गुजराती। तो ये तमाम के तमाम ठग ऑफ गुजराती हैं। और हमारे भक्तों के भगवान भी कौन है? वो भी गुजराती हैं। तो मेहनत आपने करी, मलाई कौन खा रहा है? ये तमाम गुजराती। तो भक्तों के भगवान कौन है? वो भी गुजराती। भाजपा के राष्ट्रीय चीफ वो भी गुजराती। आरबीआई के चीफ, आरबीआई जो बैंक में काम होता है, आरबीआई, उसके जो चीफ हैं वो भी गुजराती। चीफ ऑफ जस्टिस वो भी गुजराती। सारे भारत के तमाम बड़े बड़े ठेके जिनको दिए गए वो तमाम गुजरातियों को दिए गए। यानी भारत के तमाम बड़े ठेकेदार वो भी गुजराती। बैंक का सारा जो लूट मार चल रही है, लूट मचाई गई, वो भी तमाम गुजरातियों ने ही लूटा। अब आ जाते हैं, अनिल अंबानी कहाँ के हैं भाइयों? गुजराती। मुकेश अंबानी कहाँ का है भाइयों? गुजराती। गौतम अडानी कहाँ का है? गुजराती। तो ये सब कौन है? ये ठग ऑफ गुजराती हैं। ये सारे ठग ऑफ गुजराती हैं जो आपको लूट कर चले गए। ये तो लूट कर गए, उससे भी ज़्यादा एक और, जिस तरह आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का, मैंने आपको, मेरा अगर आपने लाइव देखा हो, मैंने कुछ दिन पहले बनाया था कि कोरोना वायरस जो है एक मैन मेड वायरस था जो प्री प्लान लाया गया था। प्री प्लान पूरी दुनिया में लाया था और इसकी तैयारी जो है वो सन 2000 से चल रही थी। जब मिलेनियम आया था उसी वक्त बिल गेट्स ने कहा था कि दुनिया की आबादी ज़्यादा है, हमें ऐसी वैक्सीनेशन लानी चाहिए जिससे हम इस आबादी को कंट्रोल कर सकें। और सन 2003 में ही ट्रंप ने सबसे ज़्यादा इसकी मुखालफत करी थी, नहीं इस तरह मत करो, ये जुल्म है। और ट्रंप की बीवी ने खुद लिखा था कि ये जो बेईमान आदमी है ये आपको बर्बाद कर देगा, उसको हम ऐसा नहीं करने देंगे। ट्रंप की वो वाली वाइफ जो डिवोर्सी है, उसने वाली बात लिखी थी। तो गरज ये इस तरह चला। फिर आपने किस तरह देखा
मैंने आपको यह भी बताया कि सन 2011 में अमेरिका में एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था कॉन्टेजियन। उसमें टोटल का टोटल कोरोना वायरस का सारा ड्रामा दिखाया गया कि किस तरह वो मूवी में दिखाया गया कि कोरोना वायरस आएगा, चाइना से आएगा, सब फिर इस तरह लॉकडाउन होगा, फिर पूरी दुनिया बंद हो जाएगी, फिर एक ऐसी वैक्सीनेशन आएगी, फिर पूरी दुनिया खुल जाएगी। तो ऐसे कैसे हो गया, और नाम भी उसका कोरोना था। उसके बाद इन्होंने अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इजराइल ने, इन्होंने मिलके एक वायरस तैयार करना शुरू करा जो इन्होंने ब्रिटेन में बनाया। और वजह मैंने आपको बताई थी कि एक तीर से दो शिकार, एक तीर से दो शिकार। एक शिकार ये कि दुनिया की आबादी कम हो जाए, दूसरा शिकार ये कि ये चाइना को बर्बाद करना चाहते थे, क्योंकि चाइना ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा था। ऐसे नहीं कि वो लड़ रहा था, मिसाइल मार रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, वो प्रोडक्ट वार छेड़ चुका था, वो प्रोडक्ट से मार रहा था, और सुप्रीम पावर चाइना बन चुका था। उसने अमेरिका की ऐसी की तैसी मार रखी थी, इजराइलियों की मार रखी थी, ऑस्ट्रेलिया की मार रखी थी, और ब्रिटेन को भी बर्बाद कर दिया था। जो हमारे चड्डीधारी आरएसएस वाले ब्रिटेन की चाटुकारिता करते थे, इनकी चड्डियां धोते थे, इनकी चप्पल चाटते थे, इवन वो भी चाइना के चाटुकार बन गए थे। तो इन्होंने एक वायरस बनाया, अमेरिका ने, सबने, इन 4-5 मुल्कों ने मिलके, और प्लान करा कि हम इसको चाइना में जाकर छोड़कर आएंगे, और चाइना में इन्होंने स्प्रेड कर दिया। जब वहां पर सैनिक अभ्यास चल रहा था, अमेरिका सबसे लास्ट पर आया, अमेरिका सबसे लास्ट में आया, और ये वहां पर स्प्रेड कर आ गया। ये चाइनीज को बावला समझते हैं। इन्होंने पूरा कैलकुलेशन करा था कि चाइना में कम से कम 2-3 मिलियन लोग मर जाएंगे, लेकिन इनके बरक्स हुआ, वहां पर इतने लोग नहीं मर पाए। इतने क्या, वहां तो 10-20 हज़ार भी नहीं मर पाए, और जो मर पाए चाइना ने खुद कहा कि वो इस बीमारी से नहीं मरे, वो मरे जो डायबिटिक थे, हार्ट पेशेंट थे, किडनी पेशेंट थे, या उम्र रसीदा थे, या जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी। अब अमेरिका का दिमाग ख़राब कि हमारा जो षड्यंत्र था वो नाकाम हो गया। इन्होंने फिर ड्रामा तो इनका पूरा था, प्लाट पूरा था, मूवी इनको पूरी की पूरी सर्कुलेट करनी थी। इन्होंने लॉकडाउन का ड्रामा करा। लॉकडाउन में आप देखिए, इजराइल ने वहां पर लॉकडाउन नहीं करा, इजराइल ऐसा ही चलता रहा, लेकिन लॉकडाउन अमेरिका ने ड्रामा करा, यहाँ करा, वहां करा, सब जगह इन्होंने ड्रामे करे। भारत, आपको पता है भारत में भी करा। भारत में क्यों ना करते, क्योंकि हमारे जो ये ट्रम्प साहब जो हमारे यहाँ पर आए थे, ये यही कहने आए थे, यही कहने आए थे कि आपको किस तरह करना है, किस तरह करना है। और नरेंद्र मोदी साहब भक्तों के भगवान जो हैं, ये हमेशा से जब से आए हैं, बेशक अंदर खाना ये चाइना को झूले झुला रहे हों, लेकिन फ्रंटली ओपनली ये अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, अमेरिका को नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। जिस वक्त हमारे राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना है, नमस्ते ट्रम्प मत करिए, उस वक्त ये नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। और इन्होंने कहा था कि हम इतने करोड़ लोग लाएंगे, उतने करोड़ लोग लाएंगे जो नमस्ते ट्रम्प में शामिल होंगे। हुए कुछ भी नहीं थे, सारे किराए के लोगों को लेकर गए थे। अब जब नमस्ते ट्रम्प खत्म हो गया, ट्रम्प की तरफ से बर्डन पड़ा कि भाई कोरोना वायरस लेकर आओ, अब ये सारे के सारे सर खुजा रहे थे सारे ये कि भाई कोरोना कैसे लेकर आ जाएं। हम फ्रंट से तो अमेरिका की तरफ से हैं, लेकिन अंदर से तो हमारी, क्योंकि हमारे तो खून में गद्दारी है, हम गद्दार हैं, हम तो आरएसएस वाले हैं, हम गद्दार हैं। हमने अपने मुल्क के साथ चवन्नी की वफादारी नहीं करी। पहले हम ब्रिटेन की चाटुकारिता करते थे, ब्रिटेन नंगा भूखा हो गया, तो अब हम चाइना की गोद में कूद गए। तो अब हम किस तरह के हैं कि भाई कोरोना वायरस चाइना का है, हम चाय का नाम चीन कैसे ले दें। तो इन्होंने बड़े परेशान, इन्होंने आपस में जुगाड़ लगाए। इन्होंने कहा कि भाई अब हम ऐसा करते हैं कि इस कोरोना वायरस को ही मुसलमान कर देते हैं। तो ये इस वायरस को पकड़ के मरकजी निजामुद्दीन पर लेकर जाते हैं, कहते चल मुसलमान हो जा। वो वायरस भी डर जाता है, अगर होता तो डरेगा भी, वो भी डर जाता है, इतना जुल्म मेरे पे कि बताओ मैं चाइनीज था, मुझे मुसलमान बता रहे हैं। बस वहाँ के बाद इनका पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो फॉलो होता है, और पूरे भारत में कोरोना फैलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मुसलमान हो गया, जिहादी हो गया, आतंकवादी हो गया, मरकजी हो गया। पूरे भारत में मॉब लिंचिंग का सिलसिला चल पड़ा, मुसलमानों को मारा कूटा जाने लगा, पुलिस वाले दबादब मुसलमानों को गुंडों की तरह मारे थे। इवन मुसलमानों के इलाकों को सील करा गया, नॉन मुस्लिम के इलाके फिर भी खुले रहे, जिंदगी कुछ चलती रही। खाली बाहर से सील कर दिया गया, लेकिन मुसलमानों को उनके घरों में बंद करके मारा पीटा गया, घरों से निकाल के इस पुलिस ने मारा। और तभी दिल्ली दंगे हुए थे, जो हमारी
बीजेपी सरकार ने ही प्री प्लान कराए थे, क्योंकि शाहीन बाग बैठा था और दिल्ली में ये हारे थे, तो उस हार का बदला लेने के लिए भी इन्होंने एक तीर से बहुत सारे शिकार करे थे। उस हार का बदला लेने के लिए भी, क्योंकि इनकी शक्लों पे केजरीवाल ने झाड़ू फेर दी थी, इन भाजपाइयों की शक्ल पे केजरीवाल ने झाड़ू फेर दी थी, उसका भी इंतकाम लेना था, शाहीन बाग का भी इंतकाम लेना था। तो इन्होंने दिल्ली दंगे प्लान करे और दिल्ली दंगे करवाए। उसके बाद इन्होंने ही पुलिस को ऑर्डर दिया, हमारे अमित शाह ने, हमारा टकलू शाह, जिसको मैं टकलू बोलती हूँ, उसने हुक्म दिया कि तमाम मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, और कोई सब मास्टरमाइंड है, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। अब मरकज़ी निज़ामुद्दीन तो क्योंकि मुजरिम थे नहीं, कब तक ये ड्रामा करते, ये अमेरिका को आंकड़े देते रहे, क्योंकि WHO से इनकी सेटिंग हुई थी कि एक कोरोना का पेशेंट दिखाएंगे तो $1500 मिलेंगे, यानी लगभग 1 लाख, और एक मुर्दा दिखाएंगे यानी एक को मारेंगे तो 20 लाख से ऊपर जाएगा। तो इन्होंने आपदा में अफसर ढूंढा, एक तो कोरोना को आपदा थी उसमें अफसर ढूंढा कि बिना जो सही चंगे मंगे मरीज थे जो नॉर्मल जा रहे थे अस्पताल, उनको मारा जा रहा था, और दूसरा इन्होंने आपदा में अफसर ऐसा ढूंढा कि उन पेशेंट की जो बेचारे कोरोना से थे भी नहीं, उनकी आंखें निकालनी, दिल गुर्दे निकाल लिए, फेफड़े निकाल लिए, उसका कारोबार अलग चमक गया। अब मरकज़ी निज़ामुद्दीन पे गवर्नमेंट ज़्यादा देर कार्रवाई कर नहीं सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा प्लान था कि दिल्ली सरकार को किसी भी तरह टारगेट करा जाए, इसको हटाया जाए, सारा का सारा ठीकरा केजरीवाल पर फोड़ दिया जाए। इसलिए इन्होंने क्या करा, हमारी जो सरकार है वाजपेयी सरकार, मरकज़ी निज़ामुद्दीन, अब ये इनको फ्री करना था। आपको पता है PM केयर फंड में मरकज़ी निज़ामुद्दीन से भी 9 करोड़ के करीब डले हैं, 9-10 करोड़ डले हैं। केजरीवाल साहब को बदनाम कर दिया, PM केयर फंड वैसे ही आया हुआ था, मुजरिम वो थे नहीं, इसलिए हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, मद्रास कोर्ट ने बरी कर दिया, बॉम्बे कोर्ट ने कह दिया कि हथियार बना के यहाँ की हुकूमतें यूज कर रही हैं। और जिस ट्रम्प को हमारे ये नरेंद्र मोदी, अब की बार ट्रम्प सरकार जाके भारत का इतिहास खराब कर कर आए थे। भारत के इतिहास में नहीं भैया, दुनिया बहन भाइयों, दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी मुल्क का प्रधानमंत्री दूसरे मुल्क में जाता है और इलेक्शन का वक्त नहीं होता, उसके बाद भी क्या कराता है, अब की बार ट्रम्प सरकार, पहली बार ऐसा हुआ था। और हमारी भारत की जो ऐसी तैसी मारी थी, 2 कौड़ी की इज्जत कर दी थी इनकी चाय वाले ने, भक्तों के भगवान चाय वाले ने हमारी 2 कौड़ी की इज्जत कर दी थी। तो इनको ये पूरी उम्मीद थी कि ट्रम्प मेरा दोस्त है, मेरा लंगोटिया यार है, मेरा अंडरवियर फ्रेंड है। ट्रम्प को हमारे ये भक्तों के भगवान हमारे नरेंद्र मोदी साहब बोलते थे कि मेरा अंडरवियर फ्रेंड है, जहां पकड़ा उसको गले लगा लिए, चिपक गए। औरत का हाथ पकड़ा तो छोड़ा नहीं, मर्द को गले लगाया तो छोड़ा नहीं, पीछे से किसी कॉली भरी तो छोड़ा नहीं। ऐसी की तैसी इन्होंने हमारी रेपुटेशन खराब करी। पता नहीं क्या ख्वाबे खरगोश में थे, क्या इनके दिमाग में खिचड़ी पक रही थी, इस RSS के दिमाग में और बीजेपी के दिमाग में। ये सोच रहे थे हम अमेरिका को मुट्ठी में ले रहे हैं। अरे बावलो, तुम अमेरिका को मुट्ठी में लोगे, अमेरिका तुम्हें मुट्ठी में लेने के मूड में था। अमेरिका ने जिस मिशन के लिए इनसे हाथ मिलाया था, वो मिशन ये था कि एक तो कोरोना फैला देंगे यहाँ पर कि कोरोना है, और चाइना बराबर में, चाइना को बदनाम करेंगे, हाँ चाइना से आया, चाइना से आया। दूसरा फिर ये चाइना से टेंशन हो जाएगी भारत की, चाइना, अमेरिका को भी पता था कि चाइना भारत में घुस रहा है, तो टेंशन हो जाएगी, हम अपना हथियार बेचेंगे, कहेंगे भाई अमेरिका तुम्हारे साथ है, भाई भारत तुम लड़ो, हम तुम्हें हथियार दे रहे, तुम चाइना से लड़ो, क्योंकि मरेंगे तो भारतीय मरेंगे, अमेरिका थोड़ी मरेगा। तो हथियार भी बिकेंगे, चाइना पे जंग होगी तो चाइना भी बर्बाद होगा। अब हमारे जो भक्तों के भगवान है वो टेंशन में आ गए। उन्होंने जो हाथ मिलाया था, उन्होंने तो हाथ इसलिए थोड़ी मिलाया था कि चाइना पे हमला करना है, उन्होंने तो हाथ ही इसलिए मिलाया था कि पाकिस्तान पे हमला करना है। पाकिस्तान पे हमला करेंगे जब भी तो इनकी भक्ति बढ़ेगी, जब भी तो भक्त इनको कहेंगे कि हाँ भाई पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, हमने उसको बर्बाद किया। तो ये ट्रम्प के पास इसलिए गए थे कि इनको पाकिस्तान पे हमला करवाना था। इन्होंने एग्जामिनेशन को जो पेपर तैयार करा था RSS वालों ने, बीजेपी वालों ने, वो सारा का सारा उल्टा हो गया। अमेरिका ने कह दिया नहीं, तुझे चाइना पे हमला करना पड़ेगा। 4-5 महीने से ड्रामा चलता रहा, मोदी जी हमला करने को तैयार नहीं थे। आपको भी पता है क्यों नहीं तैयार थे, क्योंकि तमाम हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है चाइना में लगी हुई है, चाहे वो जियो की हो, चाहे वो अंबानी अदानी, सबकी कंपनियां चाइना में लगी हैं मोबाइल की। अब ये अपनी कंपनियां थोड़ी खराब करवाएंगे वहां पर हमला करवा कर। तो ये हमला नहीं कर रहे थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं हमला नहीं करूंगा। तो परसों ट्रम्प ने वहां पर इलेक्शन के से पहले डिबेट चलता है कि 2 लोग वहां पर खड़े होते हैं, वहां 2 ही पार्टी हैं। भारत की तरह गंद नहीं मचती, जिसको देखो पार्टी बनाई और इलेक्शन में खड़े होकर ऐसी की तैसी मार दी भारत की। हर अच्छे मुल्क में, हर
डेवलप कंट्री में दो ही पार्टी होती हैं, तो अमेरिका में दो पार्टी हैं जो अब ट्रंप के अगेंस्ट खड़े हो रहे थे। जो बिडेन, उनके साथ ट्रंप को डिबेट करनी थी और सेटिस्फाई करना था। तो जो बिडेन ने बोला कि इंशाल्लाह हम कार्रवाई करेंगे भारत के ऊपर, कश्मीर के मैटर पे भी, कि कश्मीर पर उसने जो ड्रामा कर रखा है और एनआरसी पे जो भारत में जुल्म चल रहा है मुसलमानों पर, उस पर बोला और सारी इनकी पोल पट्टी खोली। अब ट्रंप जो बोले तो ट्रंप के पास तो प्लस पॉइंट नहीं था, तो ट्रंप खुन्नास खाए बैठे थे अपने लंगोटिया यार से, भक्तों के भगवान से। तो ट्रंप ने बोला कि भारत की सरकार सबसे बुरी है, सबसे गंदी है, पूरी दुनिया में जो एयर पॉल्यूशन फैला रखा है वो भारत ने फैला रखा है। और ट्रंप ने यह भी बोल दिया कि कोरोना में फर्जीवाड़ा कराया भारत ने, हमें आंकड़े ही नहीं बताता, हर एक को मार के कह देता कोरोना से मर गए। क्या बेइज्जती करवाई है भक्तों तुम्हारे भगवान ने। वाह, मुबारक हो तुम्हें हिंदू राष्ट्र, मुबारक हो तुम्हें राम राज। जिस मुल्क के प्रधानमंत्री पे तुम्हारा भगवान इतना पैसा लुटा कर आया, उसने एकदम से आंखें बदल ली, एकदम से पूरे भारत को लपेट दिया। और अब दूसरा फैक्ट सुनिए, परसों ट्रंप ने बहुत अच्छा डिबेट करा, हार गया, 5 पॉइंट से हार गया। अब ट्रंप को इजराइल ने बोला कि हम तुझे जिता देंगे, तू ही जीतेगा, बस तू ये कह दे कि हाँ कोरोना दुनिया में है और कोरोना से डरना चाहिए, तो इस बार हम तुझे जिता देंगे। और तू ये वादा कर ले कि तू पूरे फिलिस्तीन को ख़त्म करवाएगा और इजराइल को कहेगा कि हाँ इजराइल एक मुल्क है। तो गद्दी हर एक को प्यारी होती है, ये तो बावला है ट्रंप, आप तो जानते हैं, अकल से पैदल है, ठरकी है। तो ये तैयार हो गया। अब इसने परसों इसने बिल्कुल चंगे मंगे इसने वहाँ पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। कल इसने बोल दिया कि मुझे और मेरी वाइफ को, मेरी बीवी को कोरोना पॉजिटिव हैं हम। और जिस तरह मैं आपसे कह रही थी कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी, सितंबर में या नवंबर में आएगी, वो आना शुरू हो गई, ड्रामा होना शुरू हो गया। और आप इंतज़ार करिए, 1-2 महीने में हमारे नरेंद्र मोदी जी भी कहेंगे कि मुझे कोरोना है, मैं भी पॉजिटिव हूँ। ये सब ड्रामा है। और कमाल की बात ये देखिए कि ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कहा है कि हमें ट्रंप पे यकीन नहीं है, पक्का झूठा मक्कार इंसान है, अगर इसको कोरोना है तो दूसरे मुल्क का कोई डॉक्टर, कोई ऑर्गेनाइजेशन जाके चेक कर आए, क्योंकि ट्रंप को कोरोना हो नहीं सकता, ये ड्रामा कर रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। क्वारंटाइन कर देगा अपने आप को और कह देगा मुझे कोरोना है, और उसके बाद ये आराम से इसको इजराइल जितवा देगा। सेम यही स्टोरी फिर भारत में होगी कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि मुझे कोरोना हो गया, मैं पॉजिटिव पाया गया, और भारत का भी इतिहास उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर भी लोग यकीन करेंगे कि नहीं भाई हमारे भगवान को भी कोरोना हो गया। तो ये दूसरी लहर लाने की तैयारी है, क्योंकि ये वेब जो पहली वेब से भी ज़्यादा खतरनाक होगी। पहले सिर्फ आपको लॉकडाउन में घरों में कैद करा गया था, मास्क लगवाए गए थे, इस बार इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी। और इस बार ये कहेंगे कान से भी घुस जाएगा। इस बार जो इनका ड्रामा है, ये कहेंगे कि कान से भी कोरोना घुस जाएगा। और मैंने आपको कहा, मैंने ये नहीं कहा कि कोरोना नहीं है, मैंने कहा कोरोना है, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं जितना मौत की तरह बांटा जा रहा है। और शायद आपको पता ना हो, कोरोना वायरस आपके हर एक के अंदर डाला जा चुका है और आपको पता भी नहीं है। और जितने मेजर सिटी में या सिटी में रहते हैं, उनके बच्चे बच्चे के अंदर कोरोना के वायरस छुटे हुए हैं। अब आप फिर पूछेंगे मुझसे कैसे हैं, मैंने पहले भी लाइव में आपको बताया था, फिर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं पहले कह रही हूँ कि हम लोगों की मेमोरी थोड़ी कम होती है। हम सारे के सारे जितने प्रोडक्ट हैं वो इजराइल के यूज़ करते हैं। नेस्ले के सारे दूध, बच्चों के दूध आते हैं वो नेस्ले के होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स जितनी आती हैं, सब में कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर छोड़ा जा चुका है। एनर्जी ड्रिंक सब छोड़ा जा चुका है, लेकिन वो स्लीपिंग मोड में था वो। अब उसके बाद जब ये कोरोना का इन्होंने अभी ड्रामा करा, तो इन्होंने एयर बॉन्ड करके इन्होंने स्प्रे करा और उसको जगाया, उस वायरस को जगाया इन्होंने। और वो वायरस जब जाग गया हमारे अंदर, तो हमें नज़ला खांसी होना शुरू हो गया, हमें सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो गई। लेकिन वो वायरस इतना ख़तरनाक नहीं था मेरे भाई और बहनों, कि हम मर जाते। उसका इलाज कराने जो अस्पताल गया वो मरा, जो अस्पताल गया वो मरा। इवन वो भी मरा जो प्रेग्नेंट था, इवन वो भी मरी जो प्रेग्नेंट थी, इवन वो भी मरा जो हार्ट पेशेंट था, इवन वो भी मरा जो किडनी पेशेंट था, इवन उसको भी मारा गया, कत्ल करा गया उल्टी सीधी दवाएं देकर, जो रोड एक्सीडेंट में गया। तो कोरोना का इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि इस वक्त दुनिया की आबादी को ख़त्म करना है और चाइना को बर्बाद करना है। अब अमेरिका नया फंडा लेकर आया है। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, चाइना ही जिम्मेदार है इस कोरोना का और हम उस पर इंटरनेशनल पाबंदी लगाएंगे। अब वो डबल दूसरा गेम खेल रहा है, चाइना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल।
वो आप लोगों को, तमाम मुल्कों को ये कहेंगे कि देखो ये कोरोना चाइनीज था, तो दुनिया में जो लॉकडाउन करा गया वो चाइना की वजह से करा गया। तो तमाम वो कंट्री जिनका नुकसान हुआ वो हमें बताएं कितना नुकसान हुआ, ताकि हम कंपनसेशन चाइना से लें। ये चाइना को फिर बर्बाद करने के मूड में है अब, क्योंकि इनकी पहली स्ट्रेटेजी नाकाम हो गई। कोरोना का जो ये आंकड़ा लेकर चले थे, जो ये कैलकुलेशन लेकर चले थे कि हम चाइना को बर्बाद कर देंगे, 2-3 मिलियन मर जाएंगे, उसमें कामयाब नहीं हुए। तो इनका खुराफाती जो इनका दिमाग है यहूदियों का, अमेरिकियों का, जो यहूदी अमेरिका में है उनका, तो इन्होंने बी प्लान अपना एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं और अब शुरू कर दिया, उस पर खेल शुरू कर दिया, एक लताड़ना शुरू कर। क्योंकि आपको पता होगा चाइना सबसे पावरफुल मुल्क है, सबसे ज़्यादा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, दुनिया को उसने पैसा बांट रखा है। और दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं जहां 150 मुल्क के साथ चाइना की ट्रेडिंग होती है। आप तमाम लोग अपने घर के सामान उठाकर देखें, सब उठाकर देखें, बच्चे तो मेड इन इंडिया होंगे, बच्चे मेड इन इंडिया होंगे, अदरवाइज तमाम चीज़ मेड इन चाइना होती है। अभी हम भारतीय अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेड इन इंडिया पैदा कर रहे हैं, अदरवाइज हर चीज़ चाइनीज़। कोई भी किट लो चाइनीज़, कोई भी सामान लो चाइनीज़, एसी चाइनीज़, इवन मैंने मोबाइल मंगवाया है अपना, वो भी चाइनीज़, हर चीज़ चाइनीज़ है। स्कार्फ होती है वो चाइनीज़, सब पे चाइनीज़। तो ये चाइना को बर्बाद करने के लिए ये ड्रामा करेंगे कि चाइना पे पाबंदी लगाएंगे। और फिर भी मुझे पता है चाइना फिर उभर जाएगा, चाइना फिर जीत जाएगा, क्योंकि चाइना शोर शराबा नहीं मचाता, वो मेहनत पर यकीन करता है। जिस भारत को हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, उसी भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां, आतंकवादी कंपनियां कहूंगी मैं इनको, जियो को, अंबानी को, अदानी को, सारी की सारी कंपनियां चाइना में जाकर लगा कर आए ताकि कॉस्ट कम आए। तू चला जा ना, तू चला जा शर्मा, तू चला जा चाइना, तू चला जा। तू जिस मोबाइल से मुझे एसएमएस कर रहा है शर्मा, वो भी चाइनीज है, जाहिल। तो ये ड्रामा है, ये आगे सारे अज्ञानी। तो ये ड्रामा है कि चाइना को बर्बाद करने के लिए करा जा रहा है। और हमारा भारत अंदर खाने चाइना का है। 70% कंपनीज भारत में चाइनीज सपोर्ट से चलती हैं, 70%। और भारत की कंपनियां वहां पर हैं। हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में कोई भी, न तो वजीर आजम, न सीएम, चीफ मिनिस्टर चाइना इतना नहीं गया जितने भक्तों के भगवान गए हैं। आए दिन गए हैं, आए दिन गए। और झूले कौन झुला रहा था कि झूले झूल ले चाइना, और जहां तक झूल सकता है भारत तेरा। तो ये सारा ड्रामा आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। देश के अंदर इतनी अराजकता फैलाई जा रही है ताकि आप चाइना पे सवाल ना करें, आप देश में ही जूझते रहें। कभी आप मनीषा पे जूझें, कभी आप किसानों पे जूझें, कभी आप रोजगार पे जूझें, कभी आप इनकम टैक्स पे जूझें, कभी आप किसी चीज़ पे भी जूझें। आप देश के अंदर ही मरते रहें, आप सवाल ना करें भाई चाइना का क्या हुआ। चाइना अंदर इनकी मर्जी से घुसा है। जब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी मेरे अंदर कैसे कोई आ सकता है। आप खुद सोचिए, अगर आप दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे जभी तो बाहर के लोग आपके घर में आएंगे। यानी दरवाजे खोले गए, और दरवाजे किसने खोले? दरवाजे खोले चौकीदार ने। चौकीदार कौन था? कौन था को चौकीदार? और चाय वाला हूँ, चाय वाला हूँ। चाय की इजाद मालूम करो, चाय की इजाद चाइना से हुई। चा से चौकीदार, चा से चाइना, चा से चाय, चा से चाइनीज चाटुकार। ये सारे के सारे चमचे, जो सारे आरएसएस के चमचे हैं, ये सारे चाइनीज हैं। तो ये हमारे चाइना को हमारे अंदर जबरदस्ती घुसाया गया है, प्री प्लान घुसाया गया है। तो आपको ये वाली सारी बातें समझनी होंगी, आपको देखना होगा, किस तरह देखना होगा। और भक्तों जो मुझे आके गाली दे रहे हो, तुम्हारे लिए ये शेर है, किसी के सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तुम्हारी अम्मा जहेज में नहीं लाई थी भारत को, ये भारत हमारा है। हम फ्रीडम फाइटर की औलादे हैं, मर जाएंगे, अपने संविधान पे आंच नहीं आने देंगे, मर जाएंगे, भारत को बर्बाद नहीं होने देंगे, मर जाएंगे, किसानों पे जुल्म नहीं होने देंगे, मर जाएंगे, वाल्मीकि समाज पर, दलित समाज पर, बहुजन समाज पर, किसी भी हिंदुस्तान की दूसरी कम्युनिटी के समाजों पर हम जुल्म नहीं होने देंगे। तमाम लोग ऐसे ही चिल्लाएंगे, ऐसे ही एक हो जाएंगे। तो मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सब यूनाइटेड हो जाइए। ये भारत आपका है। ये किसी चाय वाले चौकीदार को ऑफर में नहीं मिला था, चाय की पत्ती के साथ ऑफर में नहीं आया था। ये भारत, ये हमारा भारत है। इसको हमने बहुत मुश्किलों से आज़ाद करवाया था उन गोरे अंग्रेज़ों से। वो चले गए और यहाँ पर छोड़ गए ये चप्पल चाटुकारू, ये सारे आरएस के चप्पल चाटुकारू, ये गॉड से की नाजायज़ औलादें। गॉड से कौन था?
आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी था। और ये तमाम आरएसएस वाले गॉडसे को अपना भगवान मानते हैं। सावरकर कौन था? अंग्रेज़ों का दलाल था, तमाम फ्रीडम फाइटर को फांसियाँ करवाता था और वजीफ़ा लेता था, वहाँ से वजीफ़ा मिलता था। तो ये आरएसएस सोच को आपको समझना होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ हो क्या रहा है। तो भारत बचाने की इस वक्त मुहिम है, आप इनको मज़ा चखाइए। बिहार में इलेक्शन है, बिहार, तू चला जा पाकिस्तान, तू चला जा पाकिस्तान। तेरा ही तो, तेरा भगवान गया था शर्मा पाकिस्तान बिरयानी खाने, मैं नहीं गई थी। तेरा भगवान गया था, मैं नहीं गई पाकिस्तान। तो इन कमीनों का ये है, ये सारे के सारे अज्ञानी होते हैं, मेरी पोस्ट पर ज्ञान लेने आते हैं, क्योंकि ये स्ट्रीम मीडिया पे जाते हैं, वहाँ तो मुजरे चल रहे होते हैं, कंगना के अंगना में मुजरे चल रहे होते हैं। तो ज्ञान इनको जहाँ मिलता है वहाँ पर ये आते हैं कि देखें असल में भारत में हो क्या रहा है। तो ये सारे गोबरबत गुफाओं की नाजायज़ औलादें मेरे फेसबुक पर आकर ज्ञान लेते हैं कि आखिर भारत में हो क्या रहा है। तो ये सारे के सारे चाटुकार दलाल हैं, आपको इनको चुन चुन के इनका खात्मा करना पड़ेगा, इनका बाइकआउट करना पड़ेगा, इनके मुंह काले करके गधे पे निकालना पड़ेगा और इनके ऐसे लात मारे कि इनको गुफाओं में भेजिए। और इनके लिए एक हम पूरा का पूरा गोबर ग्रह तैयार करेंगे। और कमाल की बात, आपको एक और बात बता दूं, एक साबुन तैयार हो रहा है, कंपनी साबुन तैयार कर रही है, गोबर से तैयार कर रही है और 5 रुपए किलो गोबर वहां पर लेना शुरू कर दिया है। तो भक्तों, तुम्हारे लिए तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां तैयार हो गई, उनको भी पता है तुम गोबर भक्त हो, गोबर खाते हो, मूत्र तुम पीते हो, तो तुम्हारे लिए साबुन भी गोबर का ही होना चाहिए। और कंपनियां इसलिए आगे आ चुकी हैं। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये मेरी आवाज़ है, ये आपकी आवाज़ है। मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ। मैं कोई नेता भी नेता कुछ नहीं हूँ, मैं सिंपल सा ज़ीरो हूँ, कुछ नहीं हूँ, ज़ीरो हूँ। लेकिन डिजिट के बाद वाला ज़ीरो हूँ। 100 के आगे लग जाऊँ तो 1000 बना देती है एमन रिजवी, 1000 के आगे लग जाए तो लाख बना देती है एमन रिजवी, 10,000 बना देती है, 10 लाख बना, मैं वो ज़ीरो हूँ। तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, मेरी आवाज़ को मजबूत करिए, मुझे मजबूत करिए। सभी का खून शामिल है, मैंने बता दिया है कि आपका खून शामिल है, मत डरिए। और फिर ये वाली बात भी मैं कहूँगी कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर इसी तरह जुल्म सहते रहे, इसी तरह अपनी बेटियां लुटवाते रहे, इसी तरह संविधान फटवाते रहे, इसी तरह महात्मा गांधी की बेइज्जती करवाते रहे, इसी तरह भीमराव अम्बेडकर की बेइज्जती करवाते रहे, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस भारत को बचा लो, ये जिम्मेदारी आपकी है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा